हेलो एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार मेरा। आज हम एक नई किताब शुरू करेंगे और इस किताब पे केवल चर्चा करेंगे। आपके कोई नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ इस किताब पे चर्चा करेंगे। ये चर्चा जो रहेगी वो मध्य प्रदेश पीएससी, उत्तर प्रदेश पीएससी एवं राजस्थान पीएससी को लेके फोकस रहेगी। देखिए, एमपी पीएससी का एग्ज़ाम है अभी 24 अप्रैल को। उसी हिसाब से हम इस किताब को लेकर के चलेंगे। कारण क्या है, पिछले बार तक ज्योग्राफी आ चुकी है और पॉलिटी आ चुकी है, हिस्ट्री का वेटेज कम रहा है। अब चूंकि आज़ादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं तो संभावनाएं हैं कि इस बार हिस्ट्री से क्वेश्चन ज़्यादा आए। और हम मना भी महोत्सव कौन सा है, आज़ादी का। तो प्रश्न कहाँ से आएंगे, हमारे आज़ादी की लड़ाई से। आज हम ये किताब एक शुरू कर रहे हैं, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ये सर बिपिन चंद्रा की किताब है। इसमें हम 1857 से लेके 1947 तक की जो घटनाएं हैं उन घटनाओं को क्रमशः पढ़ेंगे। देखिए, सीधा किताब के ऊपर चलते हैं। इस बार उम्मीद ये है कि 10 प्रश्न के करीब करीब आपके इस किताब से आएंगे और हमारे पास टोटल इसमें है 39 चैप्टर्स। कोशिश ये रहेगी कि हम अगले 20 दिन में इस किताब को निपटा दें। 500 पेज की किताब है। हिंदी माध्यम में उपलब्धता इसकी कम है, पीडीएफ में मुझे अवेलेबल नहीं हुई है, इसलिए कोशिश पर हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन समझते हुए चलेंगे। मैं आपको लाइन टू लाइन और वर्ड बाई वर्ड समझा दूंगा ताकि आपके पास पूरी कहानी हो। और मुद्दे की बात यह है कि प्रश्न बनना चाहिए। कैसे समझना है वो सब है, छोड़ो, वो मेरा काम है, मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन प्रश्न आपसे बनना चाहिए। ठीक, जब हम इस किताब को पढ़ते हैं, पहले देखिए इसके इंट्रोडक्शन देखिए। आप किताब का जो नाम है वो देखिए, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, भारत का संघर्ष। किस चीज के लिए संघर्ष? स्वतंत्रता के लिए। तो क्या ये संघर्ष 1857 में शुरू हुआ? क्या ऐसा कह सकते हैं कि 1857 में शुरू हुआ और 1947 में खत्म हो गया? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली संघर्ष तो और पहले से चला आ रहा था। हालांकि तब राजे रजवाड़े थे, संघर्ष को नाम संघर्ष नहीं मिला था, सब अपने अपने में लड़ने में व्यस्त थे, इसलिए उसको संघर्ष नहीं कहा गया। जब इस किताब में हम शुरुआत करेंगे तो 1857 से शुरू करेंगे। वही एक ऐसा मेजर इवेंट है 1857 का जिसे हम कहें कि यह आज़ादी के लिए लड़ा गया। ठीक, तो यहां से हम शुरू करेंगे। इस किताब में देखिए, कंटेंट में सबसे पहली जो चीज है, फर्स्ट मेजर चैलेंज 1857। आज मैं सिर्फ आपको इसके चैप्टर्स के बारे में बता दूंगा कि हम 2 तरीके से इसको लेकर के चलेंगे। 2 भागों में बांटेंगे। पहला भाग रहेगा कहाँ, गांधी जी के आने से पहले, यानी 1915 से पहले तक का, और दूसरा रहेगा गांधी जी के आने के बाद। आप दोनों में एक डिफरेंस पाएंगे कि गांधी जी के आने से पहले कितनी हौच पौच मची हुई थी और जब गांधी जी आ गए हम कितने आराम से शांति से स्ट्रगल करते रहे और 1947 में हम आज़ाद हो गए। तो हमें ये 2 चीज़ों पे एक डिवाइड रखना पड़ेगा कि 1857 से लेके हम 1915 तक का एक पार्ट बनाएंगे, 1915 से लेकर के दूसरा पार्ट। देखिए, 1857 से लेके आज मैं आपको सिर्फ एक मोटी मोटी अपराइजिंग बता दे रहा हूँ, आउटलाइन बता दे रहा हूँ कि हम क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं। तो पहले जो हमारे शुरू के 8-10 दिन के लेक्चर रहेंगे, जिनमें कोशिश भर मेरी यही रहेगी कि लेक्चर नंबर 14 तक कंप्लीट हो जाए। ये जो चैप्टर नंबर 14 आपको दिख रहा है, गांधी जीज अर्ली कैरियर एंड एक्टिविज्म, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो जाए। मैं हिंदी में पढ़ाऊंगा क्योंकि हिंदी भाषा में ये पुस्तक कम लोग पढ़ते हैं और ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए नहीं कि आपको एग्ज़ाम पास होना है, इसीलिए कि आपको पता चले कि वास्तव में हमें आज़ादी मिली कैसे है। हम लोग उसका महत्व ही नहीं समझ रहे हैं, तो इसलिए हमें ये किताब पढ़ना ज़रूरी है। और दूसरा इसीलिए ज़रूरी है कि प्रश्न बनना चाहिए। बाकी बाद की चीज़ें बाद में, अगर एग्ज़ाम में सवाल आ रहा है तो आपसे बनना चाहिए, इसलिए हम ये किताब पढ़ रहे हैं। लाइन टू लाइन मैं आपको समझाता जाऊंगा, किताब का सारांश आपको मिलता जाएगा, आपके पास पूरी कहानी तैयार रहेगी और आप प्रश्न हल कर लेंगे। आज मैं सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि हम इसको किस हिसाब से पढ़ेंगे और क्या हमारा पढ़ने का तरीका रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि रोज आधा से 1 घंटे का एक लेक्चर इस पे आए और आधा 1 घंटे के लेक्चर में हम पूरी इस किताब को खत्म कर दें। देखिए, हम शुरुआत करेंगे 1857 की क्रांति से।
1857 में क्रांति हुई, सब अपनी अपनी अलग अलग जगह से लड़े, सबके पास लड़ने के लिए हथियार नहीं थे, कुछ लोगों के पास हथियार थे, कुछ के पास नहीं थे। कुछ लोग कैसे लड़े, कुछ लोग कैसे लड़े, कुछ ने गोरिल्ला वॉरफेयर किया, कुछ ने डायरेक्ट अटेम्प्ट किया, कुछ ने बिल्कुल सीधा दंगा भड़का दिए। तो हर तरीका उसमें अपनाया गया। 1857 की क्रांति में हर जगह से अलग अलग आदमी लड़े। तो प्रश्न इसमें से यही आता है कि कहाँ से कौन लड़ा, कहाँ से किसने शांत किया, या जनरली इस युद्ध के बाद 1857 की, जिसको अपन अपराइजिंग कहते हैं, रिवॉल्ट कहते हैं, इसके बाद किताबें लिखी गई, किस किताब में क्या लिखा गया और किसने, कौन उस किताब के रचयिता है ना, या लेखक है, ये जनरली पूछा जाता है। 1857 का हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे सिविल रिवेलियन एंड ट्राइबल अपराइजिंग। देखिए, सिविलियन, मिलिट्री और ट्राइबल। सिविलियन मतलब आम जनता, मुझ जैसे, आप जैसे, हम सारे लोग। ट्राइबल यानी जो जंगल में रहने वाले लोग हैं। अगली हम पढ़ेंगे मिलिट्री और पीजेंट अपराइजिंग। ये देखिए नेक्स्ट जो थर्ड चैप्टर दिख रहा है, पीजेंट यानी किसानों का आंदोलन। अपराइजिंग आफ्टर 1857, मतलब पहले हम क्या पढ़ेंगे कि तीनों चीजें पढ़ेंगे। सिविलियन यानी मेरी आपकी, ट्राइबल यानी जंगल वाले लोगों की, पीजेंट यानी किसानों की। कौन सी अपराइजिंग? 1857 से पहले की। ये पढ़ना जरूरी है। कारण क्या है? सबसे पहले हमने इसका फर्स्ट चैप्टर क्या देखा? मेजर चैलेंज, द फर्स्ट मेजर चैलेंज 1857। क्या 1857 में एक दिन में हुआ बिल्कुल चलो अपन चल रहे लड़ने और लड़ाई करिए, ऐसा हुआ क्या? नहीं, धीरे धीरे कई अपराइजिंग मतलब मामूली विवाद, कई बार लड़ाई, कई बार झगड़े, कई बार मारकाट। सिविलियंस की हुई, मतलब मुझ जैसे आप जैसे लोगों की, ट्राइबल की हुई और किसानों की हुई। ये तीन मेजर थे। तो 1857 के पहले की हमें ये चीज़ें, घटनाएं देखनी पड़ेंगी। ये सेकंड और थर्ड चैप्टर में हम देखेंगे कि 1857 के पहले की क्या घटनाएं रहीं, प्लस 1857 अब हम देख चुके हैं। फिर हम क्या देखेंगे? 1857 के बाद क्या घटनाएं रहीं। ठीक, तो ये कहाँ तक का खेल हो गया अपना? 1857 तक का। क्या क्या पढ़ा हमने? 1857 का रिवॉल्ट, उसके पहले की अपराइजिंग और उसके बाद की अपराइजिंग। नेक्स्ट जो फोर्थ चैप्टर है इसमें, वो हम पढ़ेंगे फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। भाई कांग्रेस बनी क्या? एक ही दिन में बन गई? आज मैं बैठा हूं, मैं बोल रहा हूं भाई साहब मैं कांग्रेस बना रहा हूं, बना दूंगा क्या? ऐसी संभावना है क्या? या हम चार दोस्त मिलके बैठे, यार पार्टी कर रहे हैं, बैठे हैं, मन में आया कि चलो यार एक नई पार्टी बनाते हैं, कांग्रेस नाम देंगे उसको, हैं? ऐसा हुआ था क्या? ऐसा नहीं हुआ था। ये फाउंडेशन कैसे बना, क्या क्या उसके पहले ऐसे विवाद हुए, क्या क्या ऐसे झुंड बने, क्या क्या ऐसे ग्रुपिंग हुई जो कांग्रेस बनने के लिए जरूरी थी। तो हम क्या पढ़ेंगे? फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। अच्छा, कई लोग ऐसे कहते हैं कि कांग्रेस जो है वो सेफ्टी वॉल्व है, अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए बनाई। हम ये भी समझेंगे क्या ऐसा हुआ था, अंग्रेजों ने क्या अपने फायदे के लिए बनाई? या ऐसा भी कई बार बोला जाता है, आजकल तो ये तक बोलने लगे कि भाई साहब नेहरू जी ने अपने फायदे के लिए एक्चुअल में कांग्रेस बनाई थी। क्या ऐसा हुआ था? क्या नेहरू जी पैदा भी हुए थे तब जब कांग्रेस बनी थी? हैं? अपने को ये भी जानना पड़ेगा। तो हम फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस पढ़ेंगे, ठीक, कि कांग्रेस कैसे बनी, चौथे चैप्टर में। पांचवें चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? फाउंडेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, द रियलिटी। सच्चाई क्या है? लोग तो कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपने लिए बना ली है। आजकल तो टीवी न्यूज चैनल वाले कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने लिए बना ली, गांधी जी ने अपने लिए बना ली, है ना? तो क्या ऐसा हुआ था क्या? कि एक्चुअल रियलिटी क्या है, क्यों बनी है कांग्रेस, हम ये जानेंगे। प्लस इसके बाद हम क्या जानेंगे? देखिए, अब हमारा क्या क्या हो गया? 57 का रिवॉल्ट हो गया, रिवॉल्ट के पहले की अपराइजिंग हो गई, रिवॉल्ट के बाद की हो गई, कांग्रेस बन गई। कांग्रेस क्यों बनी ये हमने जान लिया शुरू के 5 चैप्टर में। अगले चैप्टर से हम क्या पढ़ेंगे? सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म एंड नेशनल अवेकनिंग। सामाजिक, सोशियो मतलब सामाजिक, रिलीजियस यानी धार्मिक, रिफॉर्म, क्या चेंजेस किए, क्या हमने रिफॉर्म करा और कैसे हमारे राष्ट्र की अवेकनिंग हुई कि भाई ये चीजें गलत हैं, हमें धर्म में भी कुछ चेंज करना चाहिए। क्या पूरे रूप से धर्म सही था? क्या छुआछूत सही थी? है? अगर जस्टिफिकेशन है उस छुआछूत का तो उसको गलत कैसे प्रूफ करा कि भाई कैसे गलत है वो? सती प्रथा है तो कैसे गलत है? तो ये सैद्धांतिक तौर पे
कहीं ना कहीं से अपन ने प्रूफ करा, तो हम ये पढ़ेंगे। अब देखो, अंग्रेज आए हैं, अंग्रेज हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। भाई साहब ये बुरे हैं, तो इसको बताने का सबसे आसान तरीका क्या होता है? देखो, हम इंडियंस को भाषा समझ में आती है पैसे की। भाई साहब सब मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास लोगों के लिए पैसा बहुत ज़रूरी होता है। आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान गरीबी रेखा के नीचे है, और आप अंदाज़ा लगाइए आज से 200 साल पहले ये चीज़ क्या रही होगी। केवल एक कुलीन वर्ग रहा होगा जो 4-5% का, जिसके पास पैसा था। बाकी 94-95% ऐसे लोग थे जिनके पास, मिडिल क्लास लोग जिनको कहा जा सकता है, उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ क्या थी? पैसा। तो हमने कहाँ से शुरुआत करी? इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म। मतलब हमने आर्थिक मोर्चा संभाला कि भाई आर्थिक तौर पे ये जो कॉलोनियलिज्म है, जो अंग्रेज हम पे राज कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान के लिए खराब है। ठीक, आर्थिक से जब हम बात करना शुरू करते हैं तो आसानी से सबको समझ में आ जाती है। अगली 8वें चैप्टर में हम क्या बात करेंगे? फाइट टू सिक्योर प्रेस फ्रीडम। भाई साहब आज की डेट में मीडिया जितना फ्री है, चाहे कुछ भी छाप देता है। आप सरकार के अगेंस्ट भी छाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या ऐसा था कि आज़ादी के पहले आप अंग्रेजों के अगेंस्ट में छाप सकते थे? नहीं, ऐसा नहीं था। आप आज़ादी के पहले छापते तो अगले दिन आपका प्रेस सीज करता और 2-3 दिन में आपको फांसी पर लटका देता। हम उस चीज़ से, उस डर से कि भाई साहब हम छापेंगे, आपके विरोध में भी छापेंगे, आपके सपोर्ट में भी कई जगह छापना हमें पड़ेगा, मजबूरी बस। तो वो जो फ्रीडम था वो हमने तब लिया। इसके बाद प्रोपोगेंडा इन लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर यानी अंग्रेज हम पे शासन कर रहे थे, कुछ लोगों का एक ग्रुप था। लेजिस्लेचर यानी अ ग्रुप ऑफ पीपल डिटरमाइनिंग दी कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो लेजिस्लेचर था ये कैसे बना, इसमें क्या क्या लोग आए, कितने लोगों ने क्या क्या पार्टिसिपेशन दिया, ये सारी चीज़ें हम इस 9th चैप्टर में पढ़ेंगे। 10वें चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? स्वदेशी आंदोलन। अब स्वदेशी आंदोलन 1903 से 1908 के बीच में रहा है, जो बंगाल विभाजन के लिए हुआ था। स्वदेशी यानी हमारे देश का क्या करना है? आंदोलन करना है क्या? नहीं, हमारे देश का आंदोलन हमारी चीज़ों के लिए, ताकि हम अपनी चीज़ों का उपयोग करें। अब क्या ये आंदोलन भी ऐसे चला गया कि भाई आज से बोल दिया कि भाई आज से सब केवल इंडियंस की बनी हुई चीज़ें लेंगे, ऐसे चला गया और सब ने कहा ठीक है, अब ये मोदी जी आए, बढ़िया रात में घोषणा कर दी आज से विदेशी चीज़ें बंद? ऐसे हो सकता है क्या? संभावना ही नहीं है। तो स्वदेशी आंदोलन चला, आंदोलन चला। अब भाई मैं पार्टिसिपेट करने तैयार हूँ, आप नहीं है, तो आंदोलन फेल हो जाएगा। तो आंदोलन की पूरी भूमिका रही कि भाई साहब सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, एक या दो के बस की बात नहीं थी। ये आंदोलन है और आंदोलन में सभी लंबी चौड़ी जनता पार्टिसिपेट करती है, तब वो आंदोलन होता है। पूरी जनता को एकत्रित करना, पूरी जनता को समझाना कि भाई साहब सबका इसमें फ़ायदा है अगर हम आंदोलन करते हैं। तो हमने स्वदेशी मूवमेंट पढ़ना है। स्वदेशी मूवमेंट में हम कैसे पढ़ेंगे कि कैसे ये बिगिन हुआ, कैसे हमने स्वदेशी की बात की, उससे हमें फ़ायदा क्या हुआ। ठीक, उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? अभी हमने एक कांग्रेस बनाई थी 1885 में। हमने उसके पहले क्या पढ़ा था कि कांग्रेस कैसे बनी, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस। फिर उसके बाद उसकी सच्चाई जानी थी, रियलिटी कि वास्तव में कैसे बनी। अब बन के चल पाई नहीं, हुआ क्या? स्वदेशी आंदोलन हुआ और कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। कांग्रेस दो हिस्सों में बट गई। अब धीरे धीरे आतंकवाद पनपना शुरू हुआ राष्ट्रहित में। राष्ट्रहित में आतंकवाद, ये तो बड़ी गड़बड़ चीज़ है कि राष्ट्रहित भी है और आतंकवाद भी है। देखिए, परिपेक्ष होता है। आपके लिए हो सकता है कुछ चीज़ सही हो, मेरे लिए हो सकता है कुछ चीज़ गलत हो। ठीक, या ऐसा हो सकता है मेरे लिए कुछ चीज़ सही हो, आपके लिए कुछ चीज़ गलत हो। तो ऐसे ही जो, जैसे कभी भगत सिंह का अपन नाम लेते हैं तो भारत के लिए अच्छे थे, लेकिन बम किसी कारण से कनेक्शन ब्रेक हो गया, इसलिए मुझे वापस इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। हम वापस आते हैं। हम कहाँ बात कर रहे थे? हम बात कर रहे थे भगत सिंह पे। भाई भगत सिंह अच्छे थे, किसके लिए? इंडिया के लिए। रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म में, टेररिज्म का मतलब ही आतंकवाद होता है। तो कैसा आतंकवाद? रिवॉल्यूशनरी। भाई रिवॉल्यूशन क्या होता है? इट्स एन रिएक्शन टू सम एक्शन। तो अंग्रेजों का एक्शन क्या था कि भाई भारत का शोषण करो, और इसका रिएक्शन क्या हुआ कि
हमारे टेररिस्ट पैदा हो गए। वो टेररिस्ट कैसे थे? भारत के लिए अच्छे थे, अंग्रेजों के लिए बुरे थे, इसलिए नाम दिया गया रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वर्ल्ड वॉर 1 की, कि वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, वर्ल्ड वॉर के इफेक्ट क्या पड़े। हमें वर्ल्ड वॉर से अभी कुछ लेना देना नहीं है, हम वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ रहे कि हम पूरा वर्ल्ड वॉर लेते हुए चलें कि वर्ल्ड वॉर में क्या हुआ, कैसे हुआ, वर्ल्ड वॉर में किस किसने पार्टिसिपेट करा। हमारा मेन उद्देश्य इसमें यही रहेगा कि हम सिर्फ ये देखें कि भाई वर्ल्ड वॉर हुआ, वर्ल्ड वॉर में हमें हमारा इफेक्ट क्या रहा, भाई हम कहाँ से उससे ऐसे इफेक्टेड हो गए कि हम वर्ल्ड वॉर को ही पूरा हाथ में लेकर के चल रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर के चक्कर में हमारा नेशनलिज्म जागृत हुआ, हमारे राष्ट्र के प्रति प्रेम जागृत हुआ। तो वर्ल्ड वॉर 1 एंड इंडियन नेशनलिज्म हम पढ़ेंगे। इसके बाद होम रूल लीग मूवमेंट या होम रूल मूवमेंट जिसको कहेंगे, भाई होम रूल मूवमेंट चला तो इतने जोर शोर से था, लेकिन हुआ क्या? फेल हो गया। तो हम ये पढ़ेंगे कि होम रूल मूवमेंट क्या था, कैसे चालू हुआ और कैसे ये फेल हो गया। समय देखिए, जब होम रूल मूवमेंट पैरेलली चल रहा था, होम रूल के मूवमेंट बीच में गांधी जी आए, तो हम गांधी जी के बारे में पढ़ेंगे। गांधी जी अर्लियर कैरियर एंड एक्टिविज्म, ये हम पार्ट 1 तक के लिए कंक्लूड करते हुए चलेंगे कि हम पार्ट 1 में कितना पढ़ेंगे, गांधी जी अर्ली कैरियर एंड एक्टिविज्म। यहाँ तक जो प्रश्न आपसे आएंगे ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, आप डायरेक्ट आंसर दे देंगे। ठीक, इनमें कभी जनरली मेंस पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन जो आता है वो कम आता है, हालांकि फिर भी हम पूरा मेंस पर्सपेक्टिव देखते हुए चलेंगे। अगला जब हम इसके बाद सेकंड पार्ट उठाएंगे, पार्ट मतलब मैंने अपने हिसाब से पार्ट बनाए, किताब के पार्ट नहीं है, तब हम क्या पढ़ेंगे? तब हम पढ़ेंगे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। ठीक, अब असहयोग आंदोलन हो गया। अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? 1857 से पहले की अपराइजिंग, किस किस की? सिविलियंस की, ट्राइबल की, पीजेंट की। अब हम क्या पढ़ेंगे? अभी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में चलेगा, उस समय उसके बाद भाई फिर पीजेंट की अपराइजिंग होगी। भाई किसान है, कभी परेशान होते हैं। आप किसानों के बारे में एक चीज समझ के चलिए, सबसे गरीब तबका हिंदुस्तान का किसानों का तबका रहता है। अधिकांश तौर पर छोटे या मझोले किसान रहते हैं या गरीब किसान रहते हैं। ये जो तबका होता है, ये अपनी मांगों के लिए बार बार इसको लड़ना पड़ता है, और हम सबसे ज़्यादा शोषण भी इसी तबके का करते हैं। तो 1857 से पहले के हमने किसानों के मूवमेंट पढ़े, 1885 के हमने मूवमेंट पढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे 1920 के इर्द गिर्द के मूवमेंट। देखिए, इस समय एक और चीज़ अच्छी हुई कि किसानों के साथ साथ कुछ कामगार भी आ गए। कामगार यानी वर्किंग क्लास। वर्किंग क्लास का मूवमेंट भी पढ़ेंगे कि भाई वर्किंग क्लास कैसे इमर्ज हुई, क्या क्या उसके परेशानियां थी, क्या उसके बेनिफिट इंडिया को मिले, हम सारी चीज़ उसमें पढ़ेंगे। ठीक, सेकेंड पार्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि अब अगले जो पार्ट्स हम पढ़ेंगे ना, तो वहाँ यहाँ से अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। नॉन कोऑपरेशन के बाद पहले ही हम ख़त्म कर देंगे कि पार्ट चैप्टर 14 तक आपको बेसिक्स समझ में आ जाए। इसके बाद जो चीज़ें हैं, अब वास्तव में इसके बाद आज़ादी का आंदोलन शुरू होता है। तो सेकंड जब मैं अभी आपको पार्ट दूंगा तो उसमें हम यही पढ़ेंगे कि भाई ये सब स्ट्रगल हो गए, रिफॉर्म्स हो गए। ऐसे भी साल आए कि जब हमें ऐसा लगा खाली बैठे हुए हैं। देखिए, मेजर इवेंट अपन केवल मोटे मोटे देखते हैं। 1857 की क्रांति, 1885 में कांग्रेस, 1903 में आपका स्वदेशी आंदोलन, 1907 में कांग्रेस का टूटना। फिर सीधे यहाँ से अब कुछ भी नहीं हुआ, कांग्रेस टूट गई, खत्म हो गई सब। इसके बाद से जनरली कुछ नहीं होता। इसके बाद जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है वो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बीच में क्या हुआ? 1915 में होम रूल लीग मूवमेंट चला। फिर 1920 में क्या हुआ? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इसके बाद सीधा जो मेजर इवेंट हुआ 1930 में हुआ। क्या हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो 1920 से 1930 के बीच का जो आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, 1920 में हमने क्या पढ़ा? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन। इसके बाद पीजेंट की मूवमेंट हुई, वर्किंग क्लास की मूवमेंट हुई, मंदिरों के लिए मूवमेंट हुआ कि मंदिरों में शूद्रों को भी जाने दिया जाए, गुरुद्वारा का रिफॉर्म हुआ। ईयर ऑफ स्टैग्नेशन, स्टैग्नेशन कहलाता जहाँ कुछ भी नहीं हुआ हो।
मतलब शांत पड़ा है, शिथिल पड़ा हुआ है कि कोई प्रोग्रेस ही नहीं हुई। तो 19वें चैप्टर में हम पढ़ेंगे ईयर ऑफ स्टैग्नेशन, स्वराजिस्ट के बारे में पढ़ेंगे कि स्वराज, जो लोग स्वराज पार्टी बनाए थे, स्वराज की मांग कर रहे थे, वो क्या थे। 20वें चैप्टर में हम भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य सेन के बारे में पढ़ेंगे, रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट, ये वही रिवॉल्यूशनरी टेररिस्ट वगैरह चीज़ें हैं कि जिन्होंने चापेकर बंधु थे, जिन्होंने हत्याएं कर दी थी, या भगत सिंह के बारे में पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ये टेररिस्ट किसके लिए हैं? ब्रिटिशर्स के लिए। याद रखना, हमारे लिए ये तब भी आज़ाद भारत के आज़ादी के स्वतंत्रता सेनानी थे, आज भी हैं, और ये जीवन भर भारत के लिए स्वतंत्रता सेनानी ही रहेंगे। ठीक। फिर ये शांति देखिए कब है, जब गांधी जी आ गए। गांधी जी ने 1920 में मूवमेंट करा, उसके बाद शांति छा गई, फिर सीधा 1930 में करा। तो 1930 का हम मूवमेंट पढ़ेंगे। अब 30 के बाद जब अपन पढ़ते हैं तो 30 के बाद अगला आंदोलन हम पढ़ते हैं सीधा 1942 का। तो 1930 से 42 के बीच क्या हुआ, ये भी हमें जानना होगा। तो अगली पार्ट हम क्या लेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर के 1942 तक का मूवमेंट। ठीक। ये क्विट इंडिया मूवमेंट यानी 35 तक का। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे धीरे धीरे चेंजेस आने शुरू हुए। फिर हम वापस किसानों की बातों पे आएंगे कि किसानों के 1930 में क्या समस्याएं निकल के आई, 1930 में कैसे आई। अभी हमने 1920 में क्लास पढ़ी थी वर्किंग क्लास यानी कामगार क्लास। 1930 में हम पढ़ेंगे कैपिटलिस्ट क्लास, यानी कि कौन सी? जिनके पास पैसा हो। 1930 में ही हम पढ़ेंगे कि अभी तक देखिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम की एक सबसे अच्छी चीज़ थी कि हम सेक्युलर तौर पर लड़े। हमने कभी धर्म को आगे नहीं करा कि हमारा धर्म है, हमें हमारे धर्म के लिए आज़ादी चाहिए। हमेशा हमने पढ़ा कि हमारे देश के लिए हमें आज़ादी चाहिए। लेकिन 1930 से 40 के बीच में कुछ ऐसी चीज़ हुई कि जहाँ जिन्ना आ गए, जहाँ गोलवलकर आ गए, और बहुत ज़्यादा विवाद होने लगा धर्म के लेके। तो हम 1930 से 40 के बीच क्या पढ़ेंगे कि कैसे हमारे पीजेंट रहे, कैसे हमारा स्ट्रगल हुआ, कैसे कैपिटलिस्ट क्लास को परेशानी आई, और कैसे ये धार्मिक असहिष्णुता बन गई। ये सारी चीज़ पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट कैसे हुआ। फिर देखेंगे 1942 के बाद ऐसे क्या मूवमेंट हुए कि 47 में सीधी आज़ादी मिल गई, और आज़ादी मिली उसके साथ देश का बंटवारा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम इस किताब में कवर करेंगे। ये पूरा आपको एक बेसिक मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं अगले 40 चैप्टर में। उम्मीद ये है कि रोज़ 2 चैप्टर पढ़ेंगे। रोज़ 2 चैप्टर से आपको 39 चैप्टर हैं, करीब 20 दिन में पूरे चैप्टर्स हो जाने चाहिए। और 20 दिन के बाद आप अपने आप को पाएंगे कि हम एटलीस्ट इंडिपेंडेंस को लेकर के जितने क्वेश्चंस हैं वो हम सही कर पा रहे हैं। ठीक। आपके पास एक ब्रॉड आउटलाइन रहेगी कि कैसे भारत आज़ाद हुआ, कैसे भारत की आज़ादी में किसका क्या योगदान रहा, कितने लोगों का योगदान रहा। तो ये सारी चीज़ें हमें धीरे से पता चल जाएगी। अभी आपको मैंने ये समझा दिया कि हम अगले 40 चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। कोशिश हमारी हिंदी में पढ़ने की रहेगी, क्योंकि ये किताब हिंदी में कम लोगों के पास उपलब्ध है, और हिंदी माध्यम के छात्र ये किताब नहीं पढ़ते हैं जो वास्तव में इन्हें पढ़ना चाहिए। इसीलिए हम इस किताब को पढ़ेंगे। पूरी किताब में आपको जहाँ भी जो भी डाउट आए, आप सबके पास ऑलमोस्ट मेरा मेल नंबर होगा, आप मेल पे भेज दीजिए, नहीं तो व्हाट्सएप कर दीजिए। वो सारे डाउट हम सॉल्व करते चलेंगे। एक और चीज़ आप देखिए कि इसको इतने आसान भाषा में हम पढ़ेंगे कि आप घर जाके अगर इसका अंग्रेजी वर्जन भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक। इतनी चीज़ें हम इसमें करने वाले हैं। अब एक काम आपको करना रहेगा, अगर आपको हिंदी में PDF मिल जाए तो आप वो मेरे लिए शेयर कर दीजिए। नहीं मिले तो इसके नोट्स मत बनाना, सभी चीज़ों के नोट्स वही रहते हैं। हालांकि कुछ पॉइंट इस किताब में अलग मिलेंगे, वो पॉइंट हमें लिखना पड़ेंगे। तो इस तरीके से हम इसमें आगे बढ़ेंगे। अगले 20 दिन के अंदर हम पूरी किताब ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक। दैट्स इट।
कल से जो नया लेक्चर आएगा वो हम इंट्रोडक्शन नहीं लेंगे, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम एस्केप करेंगे और सीधा 1857 की क्रांति पे हम बात करना शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन मतलब इस किताब में जो ये 20 पेज का इंट्रोडक्शन एक अलग से दिया हुआ है वो चीज़ हम नहीं पढ़ेंगे। धीरे धीरे हमें सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आउटलाइन में आपको बताता जा रहा हूँ, वो सब आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, अभी के लिए यहीं रुकते हैं, कल वापस मिलेंगे। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 ये कल 2 चीज़ हम पढ़ेंगे। लेक्चर की ड्यूरेशन 1-1 घंटा पर चैप्टर रहेगी। 1 घंटे से ज़्यादा किसी भी चैप्टर पर डिस्कशन हम नहीं करेंगे। ठीक, चलिए कल मिलते हैं।